अरे अरे अमित, अमित एक बार बुलाना उनको। यहीं से लाइव करना है ना आप? यहाँ पे है? सही है। हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ रंजीत कुमार। आइए सर, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को, रोहित, पूनम, गौतम, सभी लोगों को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। आइए सर, आज के इस सेशन में आगे बढ़ते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। और आज उसकी इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी 100 क्वेश्चंस की, एंशिएंट के, जो अभी तक हम लोगों ने 2 दिन में करा है और आज जो करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरा सेक्शन शुरू करेंगे। तो आइए, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन जिससे थोड़ा उत्साहवर्धन हो, ठीक है। तो कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो जो लड़ा वहीं आगे बढ़ा, और जीवन में इसी संकल्प के साथ हमें आगे चलते रहना है, तब तक जब तक हमें अपनी मंजिल न मिल जाए। तो आइए सर, शुरू करते हैं आज की क्लास। ये लाइन हर सर हमने अपनी टेबल के ऊपर लिख रखी है। बिल्कुल, हमेशा लिख के रखना है इसको। और ये मैं इसलिए सुनाता हूं ताकि पूरा कॉन्फिडेंस जो है अपना बना रहे। सर आपकी शायरी से मैं बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायर हो गए तुम गौतम। चलिए बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम कल कर रहे थे उसके आगे का। तो कल हमने 81 तक कर लिया था। 81 में अपन ने देखा था, इसमें बात हुई थी कि निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था नहीं थी। कौन सी? संयुक्त परिवार था, कृषि भी थी, विवाह प्रणाली भी थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। तो मतलब राइट आंसर डी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है जी कि विशाल स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ कहां से मिला है? किस इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से प्लेस से ग्रेट बाथ मिला है? तो आप अगर आंसर देखेंगे तो हड़प्पा नहीं है, लोथल नहीं है, कालीबंगा नहीं है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वो साइट है जहां से हमें ग्रेट बाथ मिला है। और देखिए कितना यूनिक। आज हम लोग कहते हैं कि अपन लोग डेवलप्ड हो चुके हैं, जबकि आज से आप देखिए 2000 साल पहले ये लोग हमसे ज्यादा डेवलप्ड थे। तुम कहोगे कैसे सर? तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों में से कितने लोग जो है वो स्विमिंग पूल में नहाने गए हैं। एक बार आंसर करना मुझे। स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में बिल्कुल गौतम गए हैं। और कौन कौन गया है जी? देखिए स्विमिंग पूल कुछ इस तरह सा होता है। यहां पर मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस ग्रेट बात से रिलेटेड है। यहां से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बिटुमिनस टाइप का एक आर्टिफिशियल लेप का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस शासनकाल के दौरान या किस टाइम पीरियड में किया जाता था? ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसी से रिलेटेड, पूछा है कि सामूहिक रूप से स्नान किस टाइम पीरियड में लोग किया करते थे एक साथ, मतलब एक ग्रुप में लोग बात बात करते थे। तो ये सारे क्वेश्चंस पिंक पल अच्छा रोहित, देखिए आज का जो स्विमिंग पूल है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर
स्टील्स की रेलिंग्स बनी होती हैं जिनसे हम लोग आराम से नीचे उतरते हैं और इसमें नहाते हैं, यही होता है ना जी। उसके बाद यहाँ नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर अंदर की तरफ हम लोग इसमें टाइल्स लगाते हैं, पूरा टाइल्स से लगा होता है, ठीक है। और इस टाइल्स के बीच जो गैप होता है, इस गैप को भरने के लिए हम लोग पीओपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिससे गैप ना हो और लीकेज ना हो। चारों कोन में यहाँ पर होल्स होते हैं पानी अंदर करने के लिए, मतलब फ्रेश वाटर, और फिर गंदा वाटर हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये स्टील के बने होते उतरने के लिए। आज का स्विमिंग पूल है, सोचो आज से 2000 साल पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम था, तो मोहनजोदड़ो से कुछ इसी तरह का एक स्नानागार बाथ हब मिला है, जहां पर लोग सामूहिक रूप से फेस्टिवल में स्नान करने नहाने जाते थे। क्या है जी? तो इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ पर हम रेलिंग्स बनाते हैं, क्योंकि आज मेटल का एक मॉडर्न युग है जहां पर हम लोग लेटेस्ट मेटल जो है स्टील का इस्तेमाल करते हैं। उस जमाने में ऐसे सीढ़ियां बनी होती थी, आप देखेंगे ईंटों की, पक्की ईंटों की सीढ़ियां। आज भी गाँव में जो पोखर होंगे या कोई छोटा सा तालाब बना होगा, उसमें आप देखेंगे सीढ़ियां बनी होती है पक्की ईंटों की, नीचे उतरने के लिए। तो यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई थी चारों तरफ से नीचे उतरने के लिए, और नीचे का जो फर्श है वो पक्की ईंटों का बना हुआ था, पक्की ईंटों का। और इन दो ईंटों को ज्वाइन करने के लिए वो बिटुमिनस टाइप का एक पेस्ट यूज करते थे। उस समय का एक आर्टिफिशियल पेस्ट था जिसका इस्तेमाल होता था इन दो ईंटों को ज्वाइन करने और उसकी लीकेज को दूर करने के लिए। सोचिए, आज से 2500 साल पहले इतने डेवलप्ड लोग थे और उनको ये सारी चीजें पता थी। तो ये जो मोहनजोदड़ो से ये बड़ा सा स्नानागार मिला है। अच्छा, मोहनजोदड़ो की बात हो रही है तो यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस प्रकार का था? मेल डोमिनेंट, फीमेल डोमिनेंट, दोनों ही, और इनमें से कोई नहीं। तो फीमेल डोमिनेंट मतलब मातृसत्तात्मक समाज था। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? बेस्ट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी उसका नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। क्यों जी? तो जितने भी शहर है वो प्रॉपर ग्रिड वाइज डेवलप थे, मतलब मकानों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज है। घर में बीच में आंगन, चारों तरफ से कमरे, कुछ के दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते हैं, कुछ के पीछे की तरफ खुलते हैं, ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम की एक प्रॉपर व्यवस्था थी, नालियां बनी हुई थी, नालियां ईंटों से ढकी हुई थी, सड़कों के किनारे नालियां और वो भी ढकी हुई थी। तो इस तरह की हमें एक बेहतरीन व्यवस्था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखने को मिलती है। तो ये भी बात अपने को ध्यान में रखना है। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर, मतलब समकोण पर काटती थी। सोचिए उस जमाने में, आज के जमाने में हमारी सड़कें कहीं से कहीं निकल जाती, उस जमाने की सड़कें 90 डिग्रीज पर, एकदम प्रॉपर एंगल पर। जैसे जयपुर आप देखोगे तो जयपुर में जितनी भी गलियां हैं कहीं कोई बंद नहीं है, सारी गलियां एक दूसरे को क्रॉस करती है, खुली हुई है 90 डिग्रीज पर। क्यों? क्योंकि इस शहर को प्रॉपर वे में प्लान करके बसाया गया। तो आज से इतने सौ सालों पुराने ऐसे कुछ शहर जिनको सिस्टमेटिक तौर पर बसाया गया था। एक चीज और, यहाँ पर कोई राजतंत्र नहीं था भाई। कुछ हमें एविडेंस मिले हैं जिसमें हाइट के स्थानों पर बड़े मकान मिले हैं और नीचे छोटे मकान मिले हैं। तो उनको लोगों ने कहा कि ये राजा का घर है, लेकिन राजा का नहीं, वो जो रिचेस्ट ट्रेडर्स थे, व्यापारी, उनका घर था, और जो नीचे के घर थे वो आम लोगों के घर थे। तो कोई राजतंत्र नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, सभी लोग संपन्न थे और मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहते थे, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरह का हमें एक स्नानागार मिला है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से कब्रिस्तान एच मिला है। मोहनजोदड़ो से ही सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से कांसे की मूर्तियां मिली है। लोथल से डॉकयार्ड मिला है। चावल और गेहूं के दाने मिले हैं, उसकी भूसी मिली है। उसके बाद कालीबंगा, जूते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड और काले रंग की चूड़ियां, ये सारी चीजें हमें कहां से? इन सभी प्लेसेस से मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी 83 नंबर का, वैशेषिक दर्शन जो है उस दर्शन स्कूल की अवधि के दौरान भौतिकी परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था।
किसके काल में हुआ था जी ये भौतिकी का सिद्धांत प्रतिपादित? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है, क्या है राइट आंसर? बताओ जल्दी इसका राइट आंसर। राइट आंसर डी, गुप्त काल में। क्यों डी आंसर है? इसके पीछे रीजन है कि आप जानते हैं कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम पीरियड है, चंद्रगुप्त द्वितीय का, इस टाइम को हम गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहते हैं। मतलब साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है इस टाइम पीरियड को। ठीक है, साहित्य का स्वर्ण काल। अब आप यहां पर देखेंगे कि हमें कुछ खास तरह की चीजें देखने को मिलती है। कैसे? तो यहां पर आप देखेंगे वारामिहिर, ठीक है, वारामिहिर है, फिर कालिदास हैं, उसके बाद कालिदास के बाद अमर सिंह है, ठीक है, अमर सिंह के बाद वर रुचि है, ठीक है, उसके बाद धन्वंतरी है, उसके बाद उस घटक पर हैं, उसके बाद आर्यभट्ट हैं, ठीक है। ऐसे कुछ महान विद्वान जो हैं ये कालिदास के काल में, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में होते थे। और इस टाइम पीरियड को संस्कृत का गोल्डन एज बोलते हैं बॉस। संस्कृत के महान महान किताब लिखे गए इस टाइम पीरियड में। आप देखेंगे वारामिहिर ने आर्यभट्टियम सिद्धांत शुरू किया, उसके बाद धन्वंतरी ने उस पर आयुर्वेद पर सबसे बड़ी किताब लिखी, अमर सिंह ने अमर कोश लिखा, आर्यभट्ट ने जीरो का सिद्धांत दिया, ठीक है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, कई बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी इनके द्वारा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के टाइम में इस साहित्य का स्वर्णकाल विकसित हुआ। तो गुप्त काल में ही इस परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया इन मैथमेटिशियंस और इन विद्वानों के द्वारा। इसलिए इसको हम वैशेषिक दर्शन स्कूल की अवधि का ये गोल्डन एज भी टाइम है, ठीक है। तो मेघदूत भी है, बिल्कुल मेघदूत भी है रोहित, ठीक है। क्लियर हुआ? ये हुई बात इसकी। क्लियर हुआ जी यहां तक? इज दैट क्लियर और नॉट? जल्दी बोलो फटाफट। क्लियर हुआ? जैसे मैं पूछूं क्लियर हुआ तो तुरंत मुझे रिप्लाई किया रखो तुम लोग, ठीक है। आइए, तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है उपनिषद के बारे में है। उपनिषद क्या है जी? तो इट्स ए फिलॉसफी, एक दर्शन है। क्या सही है आंसर 84 का? 84 का आंसर दो फटाफट। 84 का आंसर डी है, दर्शन। इसके पहले भी हमने कुछ इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था। तो इट्स ए फिलॉसफी, मतलब वैदिक जो पुस्तकें हैं, वेद, उन वेदों से अच्छी अच्छी चीजों को क्रक्स करके बाहर निकाला गया है, ताकि लोग उपनिषद पढ़ के सीधे सीधे उसका थीम समझ सके कि क्या है, और उससे अपने जीवन में बेहतर चीजों को सम्मिलित कर सके। तो इट्स ए फिलॉसफी, ये एक तरह का दर्शन है, ठीक है, व्याकरण नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85। 85 का आंसर दो भाई फटाफट। 85 का आंसर, 85 का गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला, बताओ भाई। सब लोग कुमार देवी देंगे, लेकिन कुमार देवी नहीं है। राइट आंसर इज प्रभावती। प्रभावती है इसका राइट आंसर, सी। कैसे भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुमार देवी से विवाह किया था और उसकी याद में चांदी के सिक्के जारी किए थे। लेकिन ये उतनी प्रभावशाली नहीं थी जितनी प्रभावशाली प्रभावती थी। ये प्रभावती कौन थी जी? तो प्रभावती थी चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त जो सेकेंड है, इनकी बेटी थी ये प्रभावती, और प्रभावती का विवाह किया था वाकाटक नरेश। वाकाटक राजा थे रुद्रसेन फर्स्ट थे, इनसे विवाह हुआ था। आप देखेंगे इसका रुद्रसेन सेकंड थे, इनसे विवाह हुआ था प्रभावती का, और इसके दो बेटे थे इनके, इन दोनों से। कौन कौन? दिवाकर सेन और दामोदर सेन, ये दो बेटे थे। तो इस टाइम पीरियड में, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में गुप्त साम्राज्य का काफी प्रभाव था,
तो इसकी बेटी का भी काफी प्रभाव रहा अपने पिताजी। और एक तरह से देखेंगे तो वाकाटक नरेश चंद्रसेन रुद्रसेन के मरने के बाद ये बहुत प्रभावशाली हो गई। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर जो है वो हैगा सी। क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? अरे यस नो जवाब दो भाई, फटाफट रिप्लाई करो मेरे लाल, देर मत किया करो तुम लोग। साहब मेरे दिल को दुख पहुंचता है देर होने पर। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86। चलो फटाफट रिप्लाई करो। 86 का आंसर बताओ जी मुझे। 86 का आंसर कौन बताएगा? कौन बताएगा 86 का आंसर? मैं कुछ और सवाल पूछूंगा तुम लोगों से, नवीन, गौतम, रोहित, पूनम, मैं कुछ और सवाल पूछूंगा इससे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका आंसर भी मुझे आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग मुझे उसका आंसर बताइएगा। पहले तो इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देवानाम प्रियशी, किसने ये नाम किसको कहा जाता है देवानाम प्रियशी? तो इसका राइट आंसर है ए, मौर्य राजा अशोक। सबने सही आंसर दिया है। मेरा दिल एकदम देख के गदगद हो गया, खुश हो गया, मैं एकदम बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया एकदम। तुम लोग से साथ आग लगा दोगे इस बार, मुझे लगता है 2020 के इस जेईएन वाले एग्जाम में। और सिर्फ इसी में नहीं, और भी जितने वनडे एग्जाम्स, अगर कोई भी वनडे एग्जाम्स होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसमें आग लगाने की स्थिति में हो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जेईएन में तो पूछे गए, इसके अलावा कुछ और भी दूसरे वनडे एग्जाम्स में पूछे गए, उनका भी कलेक्शन है। तो ये दोनों ही बात ध्यान रखें, मतलब आप एक साथ कई सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूछे गए क्वेश्चन है जिस पर अपन बात कर रहे हैं। तो 86 का आंसर है मौर्य राजा अशोक। अब अशोक के बारे में एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा मुझे उसका जवाब दीजिए। वो कौन सा अभिलेख है, यह शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है? बाकी सारे शिलालेखों में जहां भी नाम आया है वहां पर अशोक का नाम अशोक वर्धन आया है, लेकिन सिर्फ एक ही इंस्क्रिप्शन है जिसमें दो है जहां पर अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। जल्दी बताओ मुझे शिलालेख। ना गौतम, राय गलत आंसर है। जो बता देगा ना अगर आज इसका आंसर, उसको मेरी तरफ से एक बेस्ट, मतलब एक बेहतरीन गिफ्ट मिलेगा। मतलब वो मेरा सबसे प्रिय शिष्य बन जाएगा आज, एकदम क्लोज एंड क्लोजेस्ट, एकदम क्लोजेस्ट। ठीक है। नीरज, अंगूतर निकाय तो बौद्ध धर्म का टेक्स्ट है, यहां तो कोई संबंधी नहीं है अशोक से उसका। रोहित ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन ऑप्शन। चलिए देखिए इधर मेरी तरफ, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखनी है आप लोगों को, कौन सा है। देखिए मैं बताता हूं। गिफ्ट जरूर दूंगा, मैं नंबर बता दूंगा, फोन पर बात कर लेना, गिफ्ट तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अगर सही आंसर देते हो तो, मतलब सबसे नियर एंड डियर अगर शिष्यों में से तुम एक होगे, तो मेरा जो विशेष अनुकंपा है वो उन शिष्यों पर होगी। ठीक है। तो यहां पर दो शिलालेख है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख। मास्की और गुर्जरा, ये दो अभिलेख है, कर्नाटक से मिले हैं। यहां पर भाई साहब ये दो ही अभिलेख है जहां पर जिसमें अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। इसके अलावा सभी जितने भी अभिलेख हैं, शिलालेख जारी किया अशोक ने, उन सभी में अशोक का नाम देवा नाम प्रियसी मिलता है। कहीं भी उसने अपना नाम नहीं लिखा है एक्सेप्ट मास्की और गुर्जरा शिलालेख में। समझ में आ रही बात? अब शिलालेख की बात आई तो यहां पर एक और बात कर लेते हैं। अशोक जो है वो भारत का पहला शासक है, ये पहला शासक है जिसने भारत में शिलालेख जारी किए। ठीक है। 3 तरह के शिलालेख जारी किए बॉस। कौन कौन से? तो एक तो शिलालेख है, ठीक है, एक है स्तंभ लेख और एक है गुहा लेख या गुफा लेख। ठीक है, ये 3 तरह के। और ये शिलालेख, ये तीनों तरह के शिलालेख पूरे भारत में जहां तक उसका साम्राज्य था वहां तक ये शिलालेख जारी किए गए। और ये तीनों शिलालेख अलग अलग थे,
4 अलग अलग भाषाओं में जारी किए गए। कौन से? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आर्माइक। ये 4 अलग अलग लैंग्वेजेस थे जिसमें अशोक के सारे शिलालेख अभिलेख जारी किए गए। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है, जो काबुल, कंधार और आप देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसमें ग्रीक और अरमाइक। उसके बाद ब्राह्मी मध्य भारत में, और खरोष्ठी इधर, ब्राह्मी और खरोष्ठी मध्य और उत्तर के क्षेत्रों में। ये पूरे भारत में 4 जिन क्षेत्रों में जो लैंग्वेज चलता था उन क्षेत्रों में उसी लैंग्वेज में ये जारी किए गए, ताकि लोग आसानी से इसको पढ़ के समझ सकें। और ये विचार उसके मन में कलिंग युद्ध के पश्चात ही आया था। जब कलिंग युद्ध के बाद जब वो जीत के आए तो उसने कहा युद्ध विजय नहीं, अब हम धम्म विजय का रास्ता अपनाएंगे। और उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और कहा कि प्यार, मोहब्बत और दिल आशिकाना की बातें करेंगे अब हम लोग, ठीक है। और उसके तहत आप देखेंगे सॉफ्ट चीजें। एक पृथक शिलालेख में अशोक लिखता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर माय चाइल्ड, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। पशु पक्षियों की रक्षा, मतलब एकदम प्यार मोहब्बत की बातें, सबके साथ दिलफिक आशिक वाली बातें करी इसने, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर कि 4 अलग अलग लैंग्वेजेस में उसने जारी किए, ठीक है। आइए यहां पर ये बात हो गई इस इंस्क्रिप्शन की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर बताओ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की, ठीक है। विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? कल इसका आंसर भी बताया था तुम लोगों में से किसी ने। इसका राइट आंसर इज ए। विक्रमादित्य को सूर्य के बराबर एक पदवी थी, जो मैंने बताया कि गुप्तकालीन जो शासक थे उन्होंने भारी भरकम ऑनर्स लेने शुरू किया अपने आप को सुप्रीम शो करने के लिए। जैसे आप देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज का, समुद्रगुप्त ने बड़ी परम भट्टारक, उसके अश्वमेघ कर्ता, ऐसी उपाधियां दी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। तो ऐसे बड़े बड़े ऑनर्स लेते थे अपने आप को। तो इसका मतलब होता है सूर्य देव के बराबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है जी? तो हड़प्पा के किस महत्वपूर्ण शहर में चांदी का बड़ा मुकुट मिला है, ठीक है। चांदी का बड़ा मुकुट कहां से मिला है जी? बनवाली से नहीं मिला है, कुनाल से नहीं मिला है, रोजड़ी से नहीं मिला है, देसलपुर, देसलपुर से मिला है जी। अब देसलपुर कहां है ये? तो देसलपुर है कच्छ। कच्छ कहां पे है? ये है गुजरात, गुजरात में। और आप देखेंगे कि नखतारा कोई ब्लॉक है, नखतारा यहाँ पर तहसील, इसी के अंदर ये देसलपुर आता है गुजरात में। और इसकी खोज 1963 में की गई थी। यहाँ से कई सारी चीजें मिली हैं, ब्रोंज के आप देखेंगे और दूसरे कॉपर्स के, भाई कई सारे हमें इंस्ट्रूमेंट और वेपन वहाँ के ऑर्नामेंट्स मिले हैं। इसी में देसलपुर से हमें चांदी का एक बड़ा ये मिला, चांदी का एक बड़ा मुकुट मिला है। तो राइट आंसर इज बी, देसलपुर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89। 89 का आंसर बताओ जी। अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो इसको सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। बताओ मुझे 89 का आंसर फटाफट फटाफट। 89 का आंसर बताओ। 89 का आंसर रॉन्ग आंसर है गौतम। गौतम, पाटलिपुत्र नहीं होगा। और एक बात और बता दूं, तुम लोगों को कल ही मैंने बताया था कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र मेन सेंटर था, कैपिटल था और सत्ता का मेन केंद्र था। लेकिन गुप्त काल में सत्ता का केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गया। उत्तर प्रदेश में सत्ता का केंद्र रहा गुप्त काल में। मौर्य काल ही मेन सेंटर था इस टाइम पीरियड में। तो इसका राइट आंसर बी नहीं है, इसका राइट आंसर डी है। बनारसी साड़ी, रेशम की साड़ियों के बारे में नहीं सुना है क्या तुम लोगों ने? बनारसी रेशम की साड़ियां आज भी
शादियों में बनारस की रेशम की साड़ियाँ बहुत प्रचलित हैं, विश्व के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं, और आज भी यहाँ पर बेहतरीन बेहतरीन साड़ियाँ बनाई जाती है। बनारसी साड़ियाँ बोली जाती है जो रेशम के धागों से निर्मित की जाती हैं। तो वाराणसी इस समय गुप्त काल में रेशमी कपड़ों के लिए सर्वोत्तम प्लेस था, और बेहतरीन प्रकार के साड़ियाँ और रेशम के कपड़ों का यहाँ पर बुनाई की जाती थी, और उनको दूसरे देशों में हम बेचा करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर इज बनारस। ये वाराणसी लिखा है, इसको हम लोग आज के डेट में बनारस बनारस कहते हैं, जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और आज बनारस की काया पलट हो गई। आप देखेंगे बनारस में स्टीमर्स और बड़े बड़े छोटे जहाज भी चलने लगे हैं गंगा नदी में, जिसमें आप आराम से बैठ के आनंद ले सकते हैं वहां के मंदिरों का और उसका। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। 89 का डायरेक्ट आंसर क्या है? डी। क्या मैं उम्मीद करूं कि मेरी आवाज आपके दिलों और दिमाग तक पहुंच रही है? क्या मैं उम्मीद करूं? यस और नो फटाफट रिप्लाई कीजिएगा मुझे। पूरा पहुंच रहा है आवाज वहां तक? एकदम साफ कान से सीधे दिल में उतरना चाहिए आवाज, क्योंकि दिमाग कई बार खराब हो जाता है, दिल खराब नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, ये हो गई बात। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है जी? तो शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई, जिसका उपयोग भारत सरकार के द्वारा किया जाता है? कौन बताएगा भाई? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? राइट आंसर कौन बताएगा? राइट आंसर इज ए, कनिष्क। कब? 78 एडी में शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा शुरू की गई, जिसका इस्तेमाल भारत सरकार करती है। अर्थात आज भी शक संवत का उपयोग भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ए। वेरी गुड, सबने राइट आंसर लगाया, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका भी आंसर लगा दीजिए, मुझे ज्यादा खुशी होगी और मेरा दिल गदगद हो जाएगा इसका आंसर अगर तुम लोगों ने बता दिया तो। चलिए बताइए जल्दी, बताइए जल्दी इसका राइट आंसर। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ है? और यह भी बताना है कि मत्स्य राइट नाउ किस राज्य में स्थित है, किसका नाम था मत्स्य? कौन बताएगा जी? राइट आंसर तो तुम लोगों ने बता दिया सही, अब ये भी बता दो कि ये मत्स्य है कहाँ वर्तमान में। ओहो, जयपुर और अलवर। नवीन, आग लगा दिया तुमने। जयपुर और अलवर राजस्थान में। अलवर जयपुर कहाँ है जी? राजस्थान पे है। हंसा रहे हो तुम लोग मुझे। अलवर और जयपुर का एरिया माना जाता था मत्स्य महाजनपद। ये 16 महाजनपदों में से एक था जो इधर था, और इसकी कैपिटल थी कहाँ? विराटनगर। ठीक है, आज भी आप देखेंगे राजस्थान, भरतपुर नहीं रोहित, अलवर और जयपुर सिर्फ, भरतपुर नहीं। अब शामिल करने के लिए तो कुछ भी शामिल कर लो, पूरा राजस्थान ही शामिल कर लो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, कौन जवाब देगा? 92 का आंसर कौन है जी? निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है? कौन कौन? महेंद्रपाल थे, नागभट्ट थे, देवपाल भी थे, ये नहीं थे। भरतृभट्ट फर्स्ट नहीं। राइट आंसर इज डी, ये तीनों ही शासक थे, भरतृभट्ट प्रथम नहीं थे। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक, सबको आंसर पता होगा इसका। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था जी? जल्दी आंसर बताओ। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, मान लो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य लिखता और बिंदुसार की जगह चंद्रगुप्त प्रथम लिखता, तो यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते। तो चंद्रगुप्त मौर्य अगर लगा है या सिर्फ चंद्रगुप्त है तो उसका फाउंडर माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पूरे एंशिएंट में 3 बार चंद्रगुप्त का खेल हुआ है। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का राजा, एक बार चंद्रगुप्त फर्स्ट, गुप्त साम्राज्य का राजा, और चंद्रगुप्त सेकेंड, इसका पोता। ठीक है,
तो ये 3 बार चंद्रगुप्त, 2 बार चंद्रगुप्त आए हैं कहां पर, गुप्त वंश में, और 1 बार मौर्य काल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, आंसर बताओ। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? बताओ भाई। राइट, 94 का आंसर उपगुप्त। वेरी गुड। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। किससे? उपगुप्त से। ये बौद्ध भिक्षु थे जिनसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने की? चलो बताओ भाई इसका राइट आंसर। 95 का राइट आंसर बताएंगे। 95 का राइट आंसर क्या है? वेरी गुड, महाभाष्य ने अष्टाध्यायी की रचना की है। इसकी रचना किस काल में हुई थी जी? महाभाष्य की रचना, अष्टाध्यायी, इसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, महाभाष्य के द्वारा इसकी रचना की गई थी अष्टाध्यायी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 96 का आंसर बताओ। चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या हर्षवर्धन को? राइट आंसर ए। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऐसे कई सारे उपनाम पूछता है, ये ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, 97 का आंसर बताएं। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ का आयोजन कहाँ हुआ था जी? किसके काल में? तो कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। और ये किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। ठीक है, इसके काल में पहला हुआ, इसके काल में दूसरा हुआ, इसके काल में तीसरा हुआ, और इसके काल में चौथा हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कनिष्क, राइट आंसर इज सी, बौद्ध धर्म की चौथी संगति इसके काल में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ मालविकाग्निमित्रम? चलो कौन बताएगा जी? मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास। मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है। ये सारे बुक्स के नाम ध्यान रखिएगा। कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, विक्रमोर्वशीयम, ये सारी पुस्तकों का रचनाकार है कालिदास। कालिदास देखो इनके टैलेंट से, बेचारे महामूर्ख थे, जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काटते थे, और आप देखिए इनके जीवन में परिवर्तन आया और इतने बड़े महापुरुष बन गए। तो ऐसे ही जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, आपको कमजोर आंकेंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है और उसको दिखा देना एक दिन किला बांध के कि देखो मेरे अंदर कितना जोश और जुनून था, मैंने वो कर दिखाया जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो कालिदास से शिक्षा लीजिएगा। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम के लेखक थे। ठीक है, आइए 99 का, गुप्त वंश के संस्थापक, राइट आंसर श्री गुप्त, ये सभी लोगों को पता होगा। और 100 का आंसर, आजीवन विवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? जो इसका आंसर देगा, दे दिया है नवीन ने। राइट आंसर है कि गलत है? कैसे भाई? अमाजू। अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, वह तो नहीं, अमाजू, अविवाहित रहने वाली महिलाएं। और एक बात और जान लेना कि ऋग्वैदिक काल में जिसका पति मर जाता था वो अपने देवर से विवाह कर लेती थी, और जो विवाह नहीं करती थी उनको अमाजू कहा जाता था। उस समय कुछ अजीब तरह की सोसाइटी में ये रिलेशंस थे, मतलब एक तरह से देखो कबीलाई समाज था, तो कबीले की तरह ही अपना जीवन यापन करते थे और इसी तरह के मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी स्थापित करते थे। ठीक है, क्यों? शादी मान लो किसी का मन नहीं हुआ शादी करने का तो जबरदस्ती करोगे तुम? मान लो बहुत सारी स्त्रियां हैं उस समय जो विद्वान थी या जो अपना, जिनका दृष्टिकोण जीवन में कुछ और होता था, दर्शन ज्ञान प्राप्ति लक्ष्य होता था, तो उस समय भी बहुत सारी स्त्रियां और पुरुष भी विवाह नहीं करते थे। तो नहीं करते थे तभी तो नाम आया है अमाजू। अविवाहित स्त्रियों जो विवाह नहीं करती थी उनको अमाजू कहा जाता था। ठीक है, आइए, ये तो बात हो गई ये 100 क्वेश्चंस की जो हमने एंशिएंट से लिया है। ठीक है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट पर और उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। इसकी पीडीएफ आज तुम लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, आज मिल जाएगी नवीन, आज मिल जाएगी। तो आज आप इसको आज पीडीएफ
लिंक पर दे देंगे, तो आज आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं दूसरा पीडीएफ। दूसरा पीडीएफ, ये क्वेश्चन इसमें उन्होंने मॉडर्न का डाल दिया है, इसको भी हम करते चलें। डाल दिए तो कोई बात नहीं है, मॉडर्न तो करेंगे ही, और सबसे ज़्यादा फोकस मॉडर्न पे ही अपन को करना है। उससे अधिक से अधिक क्वेश्चंस को फोकस करेंगे, क्योंकि अपने एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से ही पूछे जाते हैं, तो उस पर हम विशिष्ट फोकस किया है अपन ने। ठीक है, हालांकि हम तीनों ही देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करेंगे। आइए, एक क्वेश्चन डाल दिया है मेडिवल का। अब हम लोग मेडिवल पे बात करते हैं, मेडाइवल इंडिया पर, मध्यकालीन भारत पर। मध्यकालीन भारत में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन इन्होंने मॉडर्न का डाला है, आइए इसको देख लेते हैं। किस खोजकर्ता ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? बताओ भाई, कौन बताएगा? राइट आंसर वास्को डी गामा। सबको मालूम होगा, एग्जाम में पूछा। अब इसके साथ क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया, तो आइए इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर अपन डिस्कस कर ले। देखिए, ये है अपना इंडिया, ये हो गया आपका अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये आपका यूरोप। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, यहां से निकला, केप ऑफ गुड होप होते हुए ये भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा था। पश्चिमी तट पर उस समय के राजा थे जमोरिन, उनका नाम था जमोरिन। ये एग्जाम में पूछा है, ध्यान रखिएगा। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, और उस कुछ 2 महीने ये रुका जमोरिन के पास। वापस जाते समय अपने साथ गरम मसाले ले गया। तो पहली बार 2 लोग निकले थे 1492 ईस्वी में। आप देखेंगे कि यहाँ पर पुर्तगाली नागरिक था, वास्को डी गामा के साथ नाम था, जिसने अमेरिका की खोज की। क्या नाम था जी उसका, बताओ? अमेरिका की जिसने खोज करी उसका नाम क्या था? कोलंबस। तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर डाली, और ये साउथ की तरफ अफ्रीका के नीचे वाले भाग केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के पश्चिमी तट, कहां पर? कालीकट, जो आज का केरल है, कालीकट बोलते हैं, वहां का राजा था जमोरिन, जहां पर इसका स्वागत किया, और ये कुछ महीने रहा, फिर वापस गया। तो पहली बार यूरोप और एशिया के बीच एक सी लिंक का पता चला, समुद्री मार्ग का, और इसी समुद्री मार्ग से सारे यूरोपियंस भारत आते रहे, और भारत के अलग अलग स्थानों पर रुके, और वहां से विदेशी व्यापार उन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं एक बेसिक आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे अपने एग्जाम में। तो थोड़ा सा मैं एक ऑर्डर बताना चाहता हूं तुम लोगों को, ये इस पर यहाँ पर, जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका कि क्या है, इसको बताऊं मैं कहाँ। एक मिनट लाइन पे रहना तुम लोग। चलो मैं इसी में बता देता हूँ, इसी पर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि वो फाइल है ना बड़ा सा। चलो ठीक है, देखो, अगर हम मेडाइवल इंडिया की बात करें, मेडाइवल मध्यकालीन की, तो ये जो टाइम पीरियड है मध्यकाल का, वो माना जाता है, आप देखेंगे यहां पर 1206 से, और ये चला 1757 तक, ये टाइम पीरियड है मिडाइवल का। अब ध्यान देना इधर, मध्यकाल को, ये मध्यकाल हो गया, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, और दूसरे को बोलते हैं मुगल। ठीक है, एक को बोलते हैं दिल्ली सल्तनत और दूसरे को मुगल बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत की बात करें हम, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा एक फाइल ही खोल लेता हूं, जिसमें साफ साफ लिख लूं, ताकि तुम लोग अगर बनाना चाहो
तो बना सको उसको। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, देखो 1 मिनट में थोड़ा सा, मध्यकाल, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और थोड़ा सा छोटा। एक को बोलते हैं दिल्ली सल्तनत और दूसरे को बोलते हैं मुगल काल। इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1526 और इसका टाइम पीरियड है 1526 से 1757। ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टी थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश पहली डायनेस्टी थी। दूसरी डायनेस्टी थी उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश। ठीक है। तीसरी डायनेस्टी थी तुगलक वंश। चौथी डायनेस्टी थी सैयद वंश और पांचवी डायनेस्टी थी लोदी वंश। ठीक है। लोदियों के बाद आए यहाँ पर मुगल डायनेस्टी स्थापित हुआ। बाबर, इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने मुगल डायनेस्टी फाउंड की। बाबर के बाद इसका बेटा आया हुमायूं। ठीक है। हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और फिर इसका बेटा औरंगजेब और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये ऑर्डर है यहाँ। अब ये जो डायनेस्टी मैंने लिखी है इनमें से इनकी वंशावली पूछता है। सर मैं तो कह रहा हूँ कि आराम से पढ़ाइए थ्योरी के साथ, वैसे भी एसएससी जेईई पीओ पोस्टपोन होके ही रहेगा। गौतम देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना इसके लिमिटेशंस हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस अपने को फटाफट करने हैं। ठीक है, तो अगर डिटेल में पढ़ाना होगा इसके लिए जो क्लासेस चल रही है ना, मतलब दूसरी क्लासेस जो चल रही है उसमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने को क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन के साथ मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि तुम लोग के पास अगर उससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका एक ओवरव्यू हो। तो यहाँ पर सीधे सीधे पहले हम लोग फटाफट इन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पर अपने को डेप्थ में नहीं पढ़ना है, फिर उसके लिए अलग से क्लास लगेगी जिसमें हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, उसके लिए क्लास चलेगी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चंस को को रिव्यू कर सके और एग्जाम में पूछता है तो उनको करने की स्थिति में हो। समझ में आ रही बात? लेकिन मैं इनके साथ थोड़े से कुछ और डिटेल बता देता हूं ताकि वो रिवीजन के तौर पर हो जाए। तो रिवीजन के तौर पर हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात? मैंने जो कहा वो बात समझ में आई तुम लोगों को? ठीक है सर, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया कि हाँ, नहीं ब्रीफ में ही रोहित मैं बता रहा हूं, तभी तो अपन ये सारी चीजें कर रहे हैं। मैं ब्रीफ में ही फटाफट। अब देखो यहां पर मैंने इसलिए इसको बताया कि इनकी वंशावली मैं लिख दूंगा और वंशावली लिखने के बाद वो भी एग्जाम में पूछता है तो वो भी तुम्हारे ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछता है और आगे इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे बने हुए हैं, तो वो तुम्हारे सीधे सीधे ध्यान में रहेगा और उसका आंसर आप करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो आइए, ये पहले तो हमें ध्यान में रखना है कि एक तो टाइम पीरियड इनका, मुगल का मतलब 2 टाइम पीरियड है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों एक नहीं है। ये इट्स ए पार्ट ऑफ मेडाइवल इंडिया, मतलब मध्यकाल का भाग है। लेकिन सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद मुगल आया। दिल्ली सल्तनत 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा और 1526 जब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ,
जिसमें बाबर ने भी इब्राहिम लोदी को हरा दिया और यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो ये दोनों अलग टाइम पीरियड। अब यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो ये है कि इन डायनेस्टी में से किसी भी रूलर का नाम पूछ लेगा कि ये किस डायनेस्टी से है, या इसका नाम पूछ लेगा, या इनके फाउंडर का नाम पूछ लेगा। जैसे एग्जाम में पूछा है सैयद डायनेस्टी के फाउंडर का नाम पूछा है, खिज़्र खां, कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है। तो मैं इनके फाउंडर्स और इनके डायनेस्टी के रूलर्स के नाम लिख रहा हूं, वो अपने को ध्यान में रखना है और वो एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ तो बस इनके काल में डेवलपमेंट जो हुए वो तो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन फॉर्मेट में। ठीक है, तो आइए इन डायनेस्टीज के रूलर्स कौन कौन से थे एक बार उनको हम देख लें। तो हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत। इसमें सबसे पहली जो डायनेस्टी थी उसका नाम था गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद मेजर मैं नाम लिख रहा हूं। उसके बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद रजिया आई और रजिया के बाद बलबन। ठीक है, यहां तक हम स्लेव डायनेस्टी मानेंगे। दूसरा, उसके बाद आया खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, खिलजी में सबसे पहले आप देखेंगे जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद आया इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, और फिर इसका बेटा आया, मतलब इसका लास्ट शासक, उसका नाम क्या था जी? अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी। ठीक है, ये खिलजी डायनेस्टी हो गया। अब इसके बाद खिलजी के बाद आता है तीसरे नंबर पर, और वो है आप देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक, तुगलक डायनेस्टी है। तुगलक डायनेस्टी का पहला रूलर था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। फिर उसके बाद कौन आया? फिरोज तुगलक। ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में आता है यहां पर सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी आया। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? खिज़्र खां, जिसने रैयत आला की उपाधि। उसके बाद मुबारक खां, उसके बाद अलाउद्दीन आलम खां। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिफ्थ में आता है सैयद वंश के बाद लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी। ठीक है, लोदी डायनेस्टी का रूलर कौन था जी? सबसे पहले बहलोल, बकलोल लोदी, बहलोल लोदी, इसको बकलोल लोदी भी कह सकते हो आप। उसके बाद सिकंदर लोदी, और फिर यहां पर आया इब्राहिम लोदी। ये है, ये इन सभी डायनेस्टीज के रूलर और फाउंडर हैं। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। समझ में आ रही बात? ये मेरा लिखने का एक ही मोटिव था, और वो है कि आप इनको ध्यान में रखेंगे। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो बोलो, कुछ रिप्लाई करो मुझे फटाफट, सभी लोग रिप्लाई करें। ठीक है, यहां पर लिखने का मोटिव मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि ये सारा आप याद रखें यहां पर एग्जाम में। अब देखो, यहां से दो तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा। पहला, इन डायनेस्टीज का नाम लिखेगा और बोलेगा इसको क्रम में सजाओ, एज वाइज। तो कौन डायनेस्टी कब आई थी, ये क्रम में आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से किसी भी फाउंडर का नाम पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से किसी का भी नाम देके और बोलेगा कि उसको क्रम में सजाओ एज वाइज।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन तीन चार तरह के तीन चार तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे इस डायग्राम से आप पूरा कर सकते हो। समझ में आ रही बात? हाँ जी, बकलो बकलो लोदी मैंने पूछा है, बोला है ताकि आपको याद रहे बकलो लोदी। ठीक है, क्लियर हुआ? आइए, ये तो अपने को ध्यान में रखने हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं आगे दूसरे सेगमेंट पर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं कि खिलजी वाला नोट करना है। नोट नहीं किया क्या? सब लोग नोट कर रहे थे क्या? हैं? बोलो, नोट कर रहे थे क्या तुम लोग? कर लिया? चलो ठीक है, शेयर कर देना एक दूसरे को। नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। अच्छा, आज कल नंबर नहीं बताया था, आज नंबर बता दूंगा। लास्ट में मुझे याद दिलाना जब। ठीक है ठीक है ठीक है गौतम, अगर अब नोट करना होगा तो मैं बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। जो नहीं होगा, अगर दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं लिख के और वर्ड्स को व्हाट्सअप कर दूंगा, या फाइल है वो आपको बता देंगे। ठीक है? नहीं नवीन, क्लास के आखिरी में पूछ लेना, याद दिला देना मुझे कि सर नंबर बता दो। मैं देखता रहता हूँ तुम लोगों के कमेंट, तो बता दूंगा, या मैं आज ध्यान रखूंगा। ठीक है, और याद करके बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो आइए अब शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 1757 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? ठीक है, इसका आंसर हमें देना है। इसका आंसर क्या है? चलो बताओ, कौन बताएगा जी इसका राइट आंसर? अलीवर्दी खान के बाद कौन बंगाल का नवाब बना था? ठीक है, आइए मैं इसका एक ऑर्डर लिखता हूं ताकि आप लोग को ध्यान में रहेगा और इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो आप देखेंगे कि औरंगजेब के मरने के बाद भारत में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो पूरे पावर को सेंट्रलाइज कर सके, मतलब पूरे भारत को एकीकृत रख सके। तो धीरे धीरे जितने भी प्रांत थे वो सब टूटने लगे, और टूटते टूटते बंगाल, अवध, साउथ इंडिया सभी राज्य स्वतंत्र हो गए, और उन्होंने एक स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी। ठीक है, तो इसी क्रम में मुर्शिद कुली खान ने, आप देखेंगे, बंगाल में एक नई डायनेस्टी शुरू करी बंगाल के नवाब के तौर पर। तो ये कहानी मुर्शिद कुली खान से शुरू होती है। तो आइए बंगाल के जो सारे नवाब्स हैं मैं उनका ऑर्डर लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहेगा। तो सबसे पहला जो नाम था बंगाल का नवाब का, उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। ठीक है, दूसरा जो था मुर्शिद कुली खां के बाद उसका नाम था सुजाउद्दीन। ठीक है, तीसरा सुजाउद्दीन के बाद जो तीसरा बंदा था उसका नाम था सरफराज। उसके बाद आया अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बाद इसका उत्तराधिकारी आया सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद आया मीर जाफर। मीर जाफर के बाद आया मीर कासिम, और मीर कासिम के बाद फिर आया मीर जाफर। अब तुम कहोगे सर ये दो बार कैसे आ गया? तो मीर जाफर प्लासी का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया और मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया। मीर जाफर का एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, तो ये त्रस्त हो गया, तो इसको हटा के फिर इसके दामाद मीर कासिम को बिठाया। मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफर को बिठाया। ठीक है, तो यहां पर ये सारे ऑर्डर्स मैंने लिख दिए आपके सामने बंगाल के जो नवाब थे। इसके अनुसार राइट आंसर क्या होगा जी? बताओ, राइट आंसर क्या होगा? सी। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बना? सिराज उद्दौला। राइट आंसर इज सी। इज दैट क्लियर और नॉट? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ फटाफट, मुझे रिप्लाई करो, यस और नो। क्लियर हुआ? एकदम खटाखट रिप्लाई करते हो तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। ठीक है,
चलिए आइए, ये तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है, जो लिखता हूं मैं, ताकि ध्यान में रहेगा। रिवीजन भी, पीडीएफ तो मिलेंगे ही, साथ में ये भी कुछ रिमार्क्स लिखता हूं, तो रिमार्क्स भी आप ध्यान में रखें। इससे हमें कुछ और नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनका आंसर हमें हमारे पास होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है जी? 14th सेंचुरी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चलो बताओ इसका आंसर, 3 का आंसर बताइए सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर सबको पता होगा। पता होगा सबको? वेरी गुड, तुमने आगे लगा दिया यार साहब, दिल में एकदम मतलब इतना सुकून मिलता है मुझे जब तुम लोग सही आंसर बताते हो। मतलब तुम लोग जितना आंसर देने में मजा नहीं आता होगा, उतना मुझे तुम लोग का आंसर देख के मजा आता है कि क्या मेरे मेरे बच्चे, ये मतलब मेरे जो छात्र हैं वो सब जीनियस टाइप के हैं। मतलब आंसर सवाल पूछा नहीं कि जवाब हाजिर है। ठीक है। गौतम, आसमान नहीं फाड़ना है। आत्मविश्वास का मतलब होता है कि मैं ये काम कर सकता हूं। अति आत्मविश्वास का मतलब होता है कि मैं ही ये काम कर सकता हूं। तो अति आत्मविश्वासी नहीं बनना है, आत्मविश्वासी बनना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर। और इस टेस्ट सीरीज का मतलब ही है, ये जो क्वेश्चन सीरीज का अपन कर रहे हैं, कि आपके अंदर आत्मविश्वास है। क्योंकि जब अपन अच्छा करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस जो अपना बढ़ता जाता है, और फिर सब कुछ कॉन्फिडेंस का ही तो खेल है दुनिया में। देखिए एग्जाम में जब आप 4-5 क्वेश्चन पढ़ते और नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फिर जो आपको आता है वो भी नहीं कर पाते, उसमें उसका भी गलत आंसर लगा देते हो। जैसे मैंने एक बार किया, एक बार ओवर कॉन्फिडेंस में मैं जब सिविल सर्विसेज का पेपर दे रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा, तुम लोग आंसर देना उसका आंसर। क्वेश्चन पूछा कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है, तो उसका धुआं किधर जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने क्या आंसर दिया उसका? पूर्व से पश्चिम जा रही है तो उसका धुआं पूरब की तरफ आएगा। जब बाहर निकल के मैंने उसको ठीक से पढ़ा तो मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा बताओ, इलेक्ट्रिक ट्रेन से धुआं निकलता है? तो यही कहानी है कि भाई जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में होता है तो काम ज्यादा खराब कर देता है। इसलिए आत्मविश्वासी बनना है और तुम लोगों को मेरा नाम रोशन करना है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आंसर। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना जा रहा हूं। क्या है जी? तो सबसे पहले डेट है 1333, उसके बाद है मोरक्को, उसके बाद मोरक्को के बाद है अफ्रीका, ठीक है, उसके बाद है चौथा फैक्ट रहेला, ठीक है, और उसके बाद है रहेला हो गया। ये बात, ये देखो, ये 5 फैक्ट्स मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया भाई। ठीक है, ये 5 फैक्ट्स मैंने तुम्हारे सामने लिखा है, जो 1-2 एग्जाम में नहीं, आईएएस, पीसीएस, आरपीएससी, यूपी पीसीएस, जेईएन, एसएससी, जितने एग्जाम्स हुए वनडे और बड़े एग्जाम्स उन सब में पूछा है भाई। सब में जो क्वेश्चन अपन, ये 4 फैक्ट्स मैंने तुम्हारे सामने लिखा है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा। पहला, मोरक्को का यात्री था, नाम था इब्न बतूता, और ये भारत आया था किसके टाइम में? मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक किस डायनेस्टी का रूलर था जी? तुगलक डायनेस्टी। वेरी गुड। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना होगा, उसको पागल सन की रक्त पिपासु शासक कहा जाता है। एड़ा शासक, एड़ा इसलिए कहा जाता है, इसने 2 राजधानी स्थापित की अपने काल में। एक तो दिल्ली तुगलकाबाद और दूसरा देवगिरी दौलताबाद साउथ इंडिया में। एक बार दिल्ली के लाल किले पर, तुगलकाबाद में किला है, तुम लोग अगर दिल्ली जाओगे तो तुगलकाबाद का किला है जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। वहीं पर इसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसने एक मन हुआ कि भाई अब दिल्ली सही नहीं है, वापस साउथ इंडिया चलो देवगिरी, जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा था। 6 महीने में सब कुछ लेके वहां पहुंचा। जिस दिन पहुंचा वहां कह रहा है अब यहाँ मन नहीं लग रहा, वापस चलो।
तो आप देखेंगे कि ये पागल टाइप का आदमी था, कब क्या डिसीजन ले लेगा कुछ पता नहीं, तुरंत कर देता, कमांडो रेडी फॉर ऑपरेशन अटैक, उल्टा चलो घर। तो ये आप देखेंगे कि पागल एवं सनकी शासक के रूप में, हालांकि भाई साहब एक दो नहीं, कम से कम 4 अलग अलग भाषाओं का विद्वान था ये, और कई अलग अलग भाषा और कई सारे बुक्स का विद्वान था। तो इसीलिए कहते हैं ज्यादा जो जीनियस आदमी होता है ना, वो थोड़ा पागल टाइप का आदमी होता है, सनकी टाइप का। आप देखेंगे भले जीनियस है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा अननेचुरल टाइप का होता है। समझ में आ रही है बात? देखिए जितने रिसर्चर और साइंटिस्ट हैं, आम आदमी की तरह उनका बिहेवियर नहीं होगा, कभी कुछ भी खा लेंगे, कभी कैसे भी कपड़ा पहन के रहते, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, बाल ऐसे चुला रहे हैं, कई शर्टें खोल के नंगे घूम रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग होते। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसके काल में मोरक्को मोरक्को का एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। गाना सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता, सुना है ना? तो आप देखेंगे कि इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का नागरिक था। मोरक्को कहाँ है जी? अफ्रीका में है। अब कई जगह अफ्रीका दिया है और पूछा है किस देश का था, और कई बार मोरक्को की जगह पूछा है किस महादेश का था, कॉन्टिनेंट का था। तो ये दोनों ही बातें अपने को ध्यान में रखनी है। मोरक्को का यात्री था, अफ्रीका में है ये, ठीक है। और 1333 में ये तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था, और इसने, इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी है बॉस, जिसका नाम है रहेला। नाम है किताब का रहेला। इस पुस्तक में हमें तुगलक कालीन जानकारी मिलती है, उस समय के आप देखेंगे समाज, अर्थव्यवस्था और अन्य जो चीजें हैं उसकी। इसको इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के रूप में नियुक्त किया। काजी जो न्याय करते थे और मौलवी लोग होते थे, काजी नियुक्त किया, और कई वर्षों तक ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा था, ठीक है। तो आप देखेंगे इस काल के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी, यात्रा वृत्तांत मिलता है इस रहेला से, ठीक है। तो ये चारों फैक्ट्स हमें ध्यान में रखने हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या मैं उम्मीद करूं कि मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है और वो आपके अंदर हलचल मचा रही है? क्लियर हुआ? पक्का? बढ़े आगे? क्या भाई, सब लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, या सबको समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं? सारे लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ ही लोग, 4-5 लोग ही जवाब दे रहे हैं जी। बाकी लोग सो गए या जग रहे हैं? सिर्फ 4 लोग ही, पूनम, उमेश, नवीन और रोहित, इन लोगों ने, और गौतम ने रिप्लाई किया है। बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। नीरज, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे रिप्लाई चाहिए सभी लोगों का। सर हम भी, ओके ठीक है, आइए। ओहो नीरज, लिखते भी हो, लिख भी रहे हो साथ में। साफ एकदम दीवाना बना देना है, सारा काम कर लेना है ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जी? ये कह रहा है फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन था। निम्नलिखित में से किस शासन काल में ये लिखा गया? फतवा ए आलमगीरी किसके शासन काल में लिखा गया जी? जल्दी इसका आंसर बताइए मुझे। फतवा ए आलमगीरी किसने लिखा था? बताओ, फतवा ए आलमगीरी किसने लिखा था? औरंगजेब के काल में हुआ, और ये फतवा ए आलमगीरी जो है वो उनका नाम था, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, देवबख्त की शेख वक्त, ऐसे ही कुछ नाम है, जिन्होंने ये फतवा आलमगीरी लिखा था, और ये औरंगजेब के टाइम में लिखा गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या होता है? वली शब्द का अर्थ क्या है जी? मध्यकाल में
वली का मतलब क्या होता था? तो आप देखेंगे कि उनके मौलवी जाए, वली का मतलब उनको उसका उस टाइम में संत माना जाता था। कई सारे जो गाने हैं या सूफियाना गाने, उनमें वली शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आप देखेंगे। तो वली शब्द का अर्थ होता है संत, ठीक है। तो मध्यकालीन में सूफी परंपराओं में वली का इस्तेमाल आप देखेंगे संत के लिए किया जाता था। कई सारे सूफी संत हैं, उनके नाम के साथ वली जुड़ा हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की कह रहा है कि ये जो डायनेस्टीज हैं, इनके शासन काल को क्रम में सजाना है बॉस। इनके शासन काल को क्रम में सजाना है। 3 शासन काल दिया हुआ है, 3 शासन काल दिया हुआ है, खिलजी, लोदी और तुगलक, ठीक है। और मैं एक दे देता हूं आपको इसमें एक और चौथा, और वो है सैयद, सैयद डायनेस्टी। अब इसका क्रम सजाओ, क्रम सजा के बताओ मुझे। इसका पहले 3 का तो आंसर बता दो, उसके बाद लास्ट में जोड़ देना सैयद। 3 का आंसर बताओ, जल्दी बताओ मुझे, फटाफट फटाफट रिप्लाई करे भाई। इसका आंसर क्या है? 1 3 4 होगा। अब खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। देखिए, गुलाम वंश था, गुलाम वंश के बाद खिलजी आया, खिलजी के बाद तुगलक आया, तुगलक के बाद सैयद आया, नहीं सैयद आया, फिर लोदी आया। GKTSL, ये याद रखना शॉर्ट ट्रिक। GKT, जीके पढ़ते हुए टी को SL कर दिया। GKTSL याद रखना, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ये शॉर्ट ट्रिक्स लिख लो भाई, GKTSL, ठीक है। GKTS ले लो, ठीक है। तो ये नहीं है तो खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो सबसे पहले खिलजी, उसके बाद तुगलक, लोदी। तो 1 3 2 और 4, 1 3 2 4, 4 तो मैंने दिया था, 1 3 2, राइट आंसर ए, 1 3 2, ठीक है। ए सबका आंसर सही है। GKT, गौतम कुमार तिवारी, ओहो बिल्कुल। देखो बहुत बढ़िया गौतम। एक चीज बताओ तुम लोग को, आज एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं तुम लोगों को। शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम लोग जीके में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, अपन याद नहीं कर पाते और हमेशा पूछते रहते हैं टीचर से कि सर जीके का कोई ट्रिक बता दो, कोई ट्रिक बता दो कैसे हम इसको याद करें। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि कोई भी जीके का जो जीके के फैक्ट्स हैं, उनको अपने जानने वाले दोस्त, रिलेटिव, जितने भी लोग हैं उनके नाम से उनको जोड़ो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? इसलिए क्योंकि देखो, हमारा ब्रेन ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। हम बच्चे नहीं है कि हर चीज को मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। हमारा ब्रेन ग्रो हो चुका है। अब हमें सिर्फ लोकेशन देना है उसको। जैसे आज मान लो तुम्हारे घर वाले कहीं तुमको भेजते हैं, तो तुमको लैंडमार्क बताते हैं कि ये लैंडमार्क है, और फिर आप उन लैंडमार्क को ध्यान में रख के आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, और फिर आते समय भी उन लैंडमार्क्स का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे दिमाग को लैंडमार्क देना है इसमें, जीके में। अब इस ये ट्रिक कैसे आया? तो मैं जब दिल्ली था तो मेरे पीछे एक डॉक्टर रहता था, वो MD कर रहा था एम्स से, और उसने उन लोगों को दवाइयों और बीमारियों के बहुत सारे नाम याद करने होते हैं। तो उसने जितने दोस्त और रिलेटिव्स थे उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रखा था, और हर किसी की बॉडी के साथ एक एक बीमारी नोट कर रखा था। और उसको ये भी पता था कि इसके नाम से मैंने ये बीमारी सेट किया था, उसके नोज में, ईयर में, हेड में, और वो बीमारी ध्यान रखता था, उसके साथ मेडिसिन का नाम लिखता था। तो ये बड़ा बढ़िया तरीका है इसको याद करने का। जैसे अभी गौतम ने बताया, गौतम कुमार तिवारी, तो ऐसे आप गौतम कुमार तिवारी, अब इसने क्योंकि गौतम कुमार तिवारी नाम से, तो जो जिसके नाम से होगा, इसके अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से ले लो या दोस्त के नाम से, किसी के भी नाम से आप लिंक करके उसको याद कर सकते हो, और जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अपने बच्चों को भी बताओगे कि देखो ये ऑर्डर है, इसको ऐसे याद करो। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही चीजें निकलती हैं और उनको वो लोग करते हैं। क्या मैं उम्मीद करूं कि मेरी आवाज आपके दिल तक पहुंच रही है?
क्या उम्मीद करूं मैं? यस और नो मुझे रिप्लाई कीजिए फटाफट फटाफट। बिल्कुल, दोस्त भी खुश रहेंगे, ये अच्छी बात है, ठीक है। नीरज, दिल की आवाज दिल तक पहुंच गई, वेरी गुड। चलिए, तो ये आप याद रखेंगे और कई बार एग्जाम में पूछेंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और हमेशा याद रखें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? ओ माय गॉड, पानीपत। पानीपत में के 3 युद्ध हुए हैं, ये तीनों याद रखिएगा आप। एग्जाम में पानीपत का युद्ध बहुत पूछता है, बचपन से ही अपन पानीपत पानीपत पढ़ रहे हैं। कौन कौन से जी? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कब? 1761 में। यही है रजी। 3 युद्ध हुए हैं पानीपत के। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। किसके किसके बीच लड़ा गया था? 1526 का जो युद्ध है ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी में। इब्राहिम लोदी के बीच, जो अंतिम लोदी शासक था। दूसरा लड़ा गया किसके? तो ये लड़ा गया था अकबर और हेमचंद्र के बीच। और तीसरा किसके बाद? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और मराठों के बीच लड़ा गया था। पहले में बाबर ने इनके साथ कांड कर दिया, इब्राहिम लोदी के साथ, मतलब इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया। यहां पर सेकंड में हेमू जीत जाता, लेकिन उसके आंख में एक तीर लग गया, बेचारा मूर्छित हो गया और अकबर हारते हारते जीत गए। और तीसरे में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। ये तीनों ही बातें ध्यान रखनी है अपने को। ये जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूं आपको, पहला, दूसरा और तीसरा किसके किसके बीच हुआ और किसने किसके साथ मोहब्बत की, ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। आइए, ये तो बात हो गई पानीपत के युद्ध की। अब हम यहां जो युद्ध लिखे हैं थोड़ा सा उस पर विचार विमर्श कर लें। तो पहला लिखा है बाबर और लोदी साम्राज्य के बीच कोई कांड हुआ था जी। तो बाबर और लोदी के बीच 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। या लोदी लिख लो या इब्राहिम लोदी लिख लो, ठीक है। ये पानीपत का युद्ध था। बाबर और राणा सांगा के बीच भी एक युद्ध हुआ भाई, इसको हम बोलते हैं खानवा। खानवा का युद्ध कब? 1527 में। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का सेकेंड वॉर हुआ था, अकबर और मेवाड़ के राजा के साथ। कौन सा हुआ था जी ये युद्ध, बताओ? महाराणा प्रताप के साथ। कौन सा? नाम क्या है इसका? इसका नाम क्या है? हल्दी घाटी, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1575, 1575 में, ठीक है। ये फैक्ट्स याद रखेंगे। अब ये कह रहा है, ये अब देखो, ये तो पानीपत का दूसरा लड़ाई तो हमने कर ही लिया। इसके साथ साथ और भी पूछता है। मान लो पूछ लिया खानवा का युद्ध। अब खानवा से याद आया, पूछा एग्जाम में कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का, और किस युद्ध के बाद उसने बादशाह की उपाधि धारण की, बादशाह की। तो आप देखेंगे इसी खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा के खिलाफ हुआ था, उसमें अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उसने जिहाद शब्द का नारा दिया था। जिहाद का नाम धर्म से जोड़ दिया था। यह धर्म युद्ध है और इस युद्ध में जीतना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि बाबर की बात हो रही है, तो बाबर ने 4 युद्ध लड़े हैं, वो युद्ध पूछता है, उसको भी ध्यान में रख लो। पहला युद्ध तो उसने लड़ा पानीपत का,
ठीक है। दूसरा युद्ध उसने लड़ा, आप देखेंगे, खानवा का, ठीक है। तीसरा युद्ध लड़ा उसने, आप देखेंगे, चंदेरी का, और चौथा युद्ध लड़ा उसने घाघरा का, घाघरा, ठीक है। 4 युद्ध लड़े हैं बाबर ने, ठीक है। वो चारों युद्ध एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है ये चारों युद्ध, ठीक है। अब ये युद्ध किसके किसके बीच लड़े गए ये भी आपको ध्यान में रखना है जी, ठीक है। तो पहला पानीपत का युद्ध तो बता दिया आपको, खानवा भी बता दिया। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1528 में, ठीक है। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था, किसके बीच? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच, ठीक है। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, किसके बीच? अफगानों और बाबर के बीच, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये 4 युद्ध लड़े हैं बाबर ने, 1526, 1527, 28, 29, ठीक है। तो ये चारों युद्ध बाबर के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चारों युद्ध भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। युद्ध का टाइम पीरियड और किसके किसके बीच लड़ा है। और एक चीज और बता दूं कि ये इन चारों युद्धों में बाबर विजित रहा जी, बाबर ने जीत हासिल करी, किसी भी युद्ध में हारा नहीं है। और एक चीज और, बाबर ने ही पहली बार इस पानीपत के युद्ध में तुगलमा पद्धति का इस्तेमाल किया और तोप मतलब आर्टिलरी का इस्तेमाल किया था बाबर ने पानीपत के युद्ध में, ठीक है, जिसकी वजह से ये युद्ध जीत गया। और भारत में पहली बार तोप, गोला बारूद का इस्तेमाल और तुगलमा पद्धति का इस्तेमाल बाबर के द्वारा किया गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो आराम से इब्राहिम लोदी को हराने में सफल रहा। क्लियर? क्लियर हुआ जी? यहां तक ये सारे फैक्ट्स टक्का के टीका ठीक है नीरज, यहां तक समझ में आ गई सबको बात? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? सब लोग रिप्लाई करो भाई, सब लोग फटाफट रिप्लाई करें, एक आध दो लोग नहीं, मुझे सब सो जाते हो यार तुम लोग। क्लियर हुआ? आइए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया? आंसर दो सर। वो एक योजना थी, नीरज, वो छापामार युद्ध होता था, दोनों साइड से घेर लेते थे, फ्रंट पे लड़ते थे और साइड से घेर के मार देते थे, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें दिल्ली सल्तनत पर किसने राज नहीं किया। गुलाम वंश ने किया है, सबसे पहले यही आया। सैयद वंश ने भी किया है, खिलजी वंश ने भी किया है, गोरी वंश, मोहम्मद गोरी, इसने युद्ध तो लड़ा, तराइन के युद्ध लड़े, तराइन का प्रथम युद्ध और चंदावर का, लेकिन ये अपने गुलाम मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को यह प्रतिस्थापित करके चला गया। तो मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया है, इसका संबंध दिल्ली सल्तनत से नहीं है। राइट आंसर इज डी, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जी, निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, आंसर बताओ इसका। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। वेरी गुड, राइट आंसर इज औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है जी, ठीक है। और ये मुसलमानों में जो सुन्नी संप्रदाय है उसको फॉलो करता था। इसने पूरी तरह से अपने शासन काल में शरीयत के आधार पर शासन किया। इसने पेंटिंग, म्यूजिक, आप देखेंगे उसके बाद जितनी भी दूसरी एक्टिविटीज होती थी मुगल काल में सब बंद करा दिया। झरोखा दर्शन बंद करा दिया, तुला दान बंद कर दिया, होली बंद करा दिया। उसके बाद आप देखेंगे बकरीद, होली बंद करा दिया, दीपावली बंद करा दिए, ठीक है, भांग की खेती बंद करा दी। सब कुछ जितनी प्रथाएं जो पहले से चली आ रही थी अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासन काल से, उन सारी परंपराओं पर इसने बंद करा दिया। रीजन,
रीजन यही था कि ये शरीयत, कुरान में जो शरीयत मेंशन किया गया है उस शरीयत के आधार पर शासन करने वाला शासक था। और शरीयत में फोटो खिंचाना, अपना चेहरा दिखाना, किसी की पूजा करना, तुला दान करना, झरोखा दर्शन कराना, ये सारी चीजें उसमें नापाक मानी जाती है, गलत मानी जाती है। तो शरीयत के आधार पर शासन करने वाला क्रूर शासक औरंगजेब था। और इसके काल में बड़े पैमाने पर कई सारे जो हिंदू मंदिर थे उनको तोड़वा दिया इसने, औरंगजेब ने कई सारे लोगों को की हत्या करवा दी। आपको मालूम होगा शीशगंज गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर जिनको इस्लाम स्वीकार नहीं करने की वजह से चांदी चौक के आगे है, उनका सर कलम करवा दिया, जिनकी याद में शीशगंज गुरुद्वारा बना है चांदी चौक के आगे। तो आप देखेंगे इसने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन भी करा है। और इसका मोटिव क्या था? तो इसका मोटिव था कि दारुल इस्लाम स्थापित करना, दारुल हर्ब की जगह दारुल इस्लाम की स्थापना करना, मतलब काफिर देश में नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ इस्लामी राज हो। और पूरी क्रूरता के साथ इसने भारत में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इसके रिगार्डिंग में आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि हिंदू विरोधी तो था, लेकिन सबसे ज्यादा मनसबदारों की संख्या इसी के शासनकाल में थी। एग्जाम में पूछा है कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या किस मुगल शासक या सम्राट के समय थी? तो वो उसका आंसर औरंगजेब ही है। दूसरा एक और क्वेश्चन इस काल में कि ये हालांकि म्यूजिक से नफरत करता था, लेकिन स्वयं वीणा बजाने में बहुत दक्ष था। वीणा बजाता था वो, वीणा जो बजाते हैं ना अपन, वो बजाने में बहुत दक्ष था। तो भले ही इस म्यूजिक से नफरत करता हो, लेकिन वीणा बजाने में स्वयं बहुत ज्यादा दक्ष था। ठीक है, तो ये दो फैक्ट्स अपने को ध्यान में इससे रखने हैं। औरंगजेब, इसने बीबी का मकबरा बनवाया, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसने लाल किले में क्या बनवाया है जी? एक आर्किटेक्चर बनवाया है, क्या बोलते हैं उसको? बताइए। लाल किले में एक आर्किटेक्चर इसने बनवाया है, मोती मस्जिद संगमरमर का पूरी तरह से। ये उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा ही कराया गया है, जो लाल किले में स्थित है। कभी आप जाएंगे लाल किला तो आपको मिलेगा संगमरमर से पूरी तरह से निर्मित ये मोती मस्जिद। ठीक है, आइए, क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ जी? अरे हुआ कि नहीं हुआ? या यस और नो बोलो जल्दी, यस और नो। क्लियर हुआ? हुआ क्लियर? सब लोग रिप्लाई करेंगे, 12 के 12 लोग आंसर देते रहो, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। आइए सर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, जजिया कर किसने समाप्त किया था? बताओ भाई, आंसर बताओ 10 का। इस काल में 4 तरह के टैक्सेस लिए जाते थे, जजिया, दूसरा जकात, तीसरा खराज, चौथा खुम्स। अभी ये चारों ही ध्यान रखना तुम लोग, जजिया, जकात, खराज और खुम्स, ये 4 तरह के टैक्स लिए जाते थे मुगल काल में। जजिया क्या था जी? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाने, उनकी सुरक्षा के लिए, मतलब हिंदू जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन सबसे ये टैक्स लेते थे, जजिया। ठीक है, जकात ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। खराज उपज का हिस्सा था, जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे उसका एक हिस्सा देंगे। खुम्स लूटा हुआ धन, कहीं से अगर आपने कोई चीज लूटा है या कोई धन प्राप्त हुआ है तो उसका हिस्सा आपको देना पड़ेगा बादशाह सलामत को। तो ये 4 तरह के टैक्सेस मुगल काल में लिए जाते थे, जजिया, जकात, खराज और खुम्स, ये ध्यान रखेंगे। तो जजिया टैक्स जो है शुरू किया था मुगलों ने, लेकिन इसको समाप्त किया था अकबर ने। अकबर ने जजिया टैक्स कब समाप्त किया था जी? कौन बताएगा इसका आंसर कि जजिया टैक्स अकबर ने कब समाप्त किया था? 1564 में घोषणा करी किसने? अकबर ने, कि भाई आज के बाद नॉन मुस्लिम से ये जजिया, जो गैर मुस्लिम लोगों पर टैक्स लगाया हमने धार्मिक कर, वो हम नहीं लेंगे उनसे। क्योंकि अकबर जो था एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, उसके दरबार में
बहुत सारे हिंदू, जैसे बीरबल देख लीजिए, महेश दास नाम था, कई सारे, और हिंदू लड़कियों से इसके विवाह भी हुए थे, उनका भी प्रभाव था उसके ऊपर। तो ये सभी धर्मों के प्रति एक समान भाव रखता था, ठीक है, और सबको रिस्पेक्ट देता था। इसने दीन इलाही एक नए धर्म की स्थापना की, इबादत खाने का निर्माण कराया, सभी अलग अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाता था और उनसे डिस्कशन कराता था, जो अच्छी चीजें मिलती थी उनको एक्सेप्ट करता था, ठीक है। तो कॉइन्स पर राम और सीता भी इसने लिखवाया, बिल्कुल। तो इसने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, ठीक है। और ये 4 टैक्सेस, क्लियर। अच्छा, जजिया कर दोबारा शुरू किसने किया था जी, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा एग्जाम में। तो जजिया कर इसने समाप्त कर दिया, लेकिन जजिया कर को पुनः आरंभ किया था औरंगजेब ने। दोबारा से औरंगजेब ने अपने टाइम पीरियड में जजिया कर हिंदुओं पर लागू कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th कह रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मैच नहीं करता है। बताओ भाई। अबुल फजल सलाहकार भी था और कवि भी था। फैजी ये भी कवि था, इसका भाई। और बीरबल वित्त मंत्री नहीं था, सलाहकार था, चापलूस था, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी, वित्त मंत्री। कौन थे भाई इस काल के वित्त मंत्री जिन्होंने एक नया बंदोबस्त शुरू किया था? कौन बताएगा आंसर इसका? जिसने दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत की थी, राजा टोडरमल। दहसाला 10 साल का बंदोबस्त शुरू किया था अकबर के काल में, वो थे वित्त मंत्री। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, तो आज हम लोग बस इसी क्वेश्चन तक करेंगे, क्योंकि 8 बजे से YouTube पर मेरी करंट अफेयर की क्लास है अभी 8 o'clock। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग वहाँ भी YouTube पे, निम्बस पे आप करंट की क्लास जरूर अटेंड करेंगे। आज हम करंट पर बात करेंगे, कुछ इस वीक के इंपॉर्टेंट करेंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं, उस पर बात करेंगे। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त कर रहे हैं, और फिर 8 o'clock YouTube पर दोबारा से हम लोग मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ, कुछ इस वीक के करंट पर। कल अपन लोग फिर इसी टाइम, सेम टाइम मिलेंगे और 2 hours की क्लास करेंगे, और फिर आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा हाँ, नंबर याद दिला दिया। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8955893240। ये व्हाट्सएप नंबर है जी, नोट कर लो। और इस पर मुझे नाम लिख के नाम मत लिखना, क्वेश्चन लिख के भेजना, और बोल देना कि सर अभी जो अपन सीरीज कर रहे हैं उसी का स्टूडेंट हूं मैं, ताकि मुझे ध्यान रहेगा। और अपनी क्वेरीज जो भी है उसको स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। और ज़्यादा नहीं दिक्कत हो, नहीं समझ में आए तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। दिन में 2 बजे से पहले कभी भी फ़ोन करेंगे तो मैं अवेलेबल होता हूँ, और अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। PDF मैं अभी बोल देता हूँ, आप वो डाल देंगे और आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।